हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल द एजुकेशन स्टेशन पे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं रिड्यूस्ड सिलेबस जो है उस पे एकदम बेस्ड जो है लेक्चर शुरू करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं उस सब्जेक्ट से शुरू करना चाहता हूँ जो कई लोग इसको हल्के में ले लेते हैं और एक्चुअली ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, जो कि है ज्योग्राफी। जी हाँ, हम लोग आज ज्योग्राफी से शुरुआत करेंगे। ज्योग्राफी में आपको इतने सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, लेकिन मैं पहले आपको बेसिक डिटेल बता देता हूँ। ज्योग्राफी में टोटल जो है आपका पहले मैप वर्क आता है, उसके बाद सर्वे नोट्स आते हैं और उसके बाद जो होते हैं आपके ये बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका हो गया लोकेशन, क्लाइमेट, सॉइल रिसोर्सेज। लेकिन इसमें जो है ज्योग्राफी में सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पे आप यूनिट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो पहला जो है आपका चैप्टर है ना, लोकेशन, एक्सटेंट एंड फिजिकल फीचर, इससे कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो हैं वो इस चैप्टर से नहीं आते हैं। तो मैं आपको यूनिट्स बता देता हूँ उसमें कौन से यूनिट्स बनते हैं। एक क्लाइमेट, क्लाइमेट क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन मैप का हो गया, सेकंड क्वेश्चन आपका सर्वे का हो गया, थर्ड क्वेश्चन जो बनता है वो आपका क्लाइमेट चैप्टर बनता है 10 मार्क्स का, है ना, वो होते हैं 10 मार्क्स का। उसके बाद सॉइल रिसोर्सेज का क्वेश्चन बनता है एक पूरा 10 मार्क्स का, नेचुरल वेजिटेशन का अलग बनता है, वाटर रिसोर्सेज का अलग बनता है ना। फिर जो 12th 13th और 14 चैप्टर हैं जो कि है मिनरल, कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, उसका एक यूनिट बनता है मिनरल्स से, वो भी 10 मार्क्स का होता है, वो क्वेश्चन 7 हो गया। फिर आपका एग्रीकल्चर जो कि चार चैप्टर का एक ग्रुप बनता है, वो क्वेश्चन 8 बनता है, जो कि सबसे कम लोग अटेम्प्ट करते हैं। वो इतने सारे 4 चैप्टर एक यूनिट के लिए कौन करे 10 मार्क्स के लिए। फिर आपका 19th और 20th चैप्टर जो कि है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल इंडस्ट्री, वो एक क्वेश्चन बनता है। और फिर लास्ट में 22, 23, 24 और 25th चैप्टर जो है ना। तो आपके कितने टोटली जो आपको हो गए 11 क्वेश्चन हो गए, जो कि ऑप्शनल में आते हैं। उनमें से आपको सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, सिर्फ 5। तो कई लोग होते हैं पूरी पूरी बुक हर एक चैप्टर पढ़ के जाते हैं, लेकिन अगर आपको स्मार्ट स्टडी करनी है और अच्छे मार्क्स लाने हैं, है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं। लेकिन फिर ऐसा पढ़ना है, उनको ऐसा पढ़ना है कि आप उनमें से कोई एक क्वेश्चन भी ऐसा ना हो जो आप अटेम्प्ट ना कर पाएँ। आप पूरी 10 ईयर्स लगा डालिए, एक बुक को छोड़ के कई बुक से पढ़िए, गाइड से पढ़िए, हर चीज़ से पढ़िए, लेकिन फिर वो 5 चैप्टर्स एकदम अच्छे से पढ़ने होते हैं। तो जनरली जो लोग हैं वो कौन से 5 चैप्टर्स चूज़ करते हैं। कई लोग 5 चैप्टर्स की जगह 6 चैप्टर्स चूज करते हैं, मैक्सिमम 6 चैप्टर्स होते हैं। कई लोग जनरली जो कॉमन लोग करते हैं, क्योंकि एक चैप्टर उन्होंने एज अ मतलब रख लिया कि अगर उनको एक कोई क्वेश्चन है उसमें कुछ पढ़ा हुआ भी नहीं आ रहा है तो वो एक और कर लेंगे, तो 6 रखते हैं। लेकिन आप 5 ही करके जाएं वही सही है। तो 5, मैं तो 5 करके गया था, है ना। और कौन से आए थे, मतलब कौन से 5 करके गए थे, सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा आसान होते हैं। सॉइल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन, ट्रांसपोर्ट एंड वेस्ट। सबसे आसान और सबसे बड़ा 4 चैप्टर्स का जो ग्रुप है वो आपका वेस्ट है। बड़ा लगता है लेकिन वो बिल्कुल बड़ा नहीं होता है, उसमें आधी से ज़्यादा चीज़ें तो आपको पहले से आती रहेंगी। वेस्ट आपके साइंस में भी है, साइंस ही पढ़ते होंगे। मैं सारे चैप्टर्स पढ़ाऊँगा, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगा, और सबसे पहले मैं ज्योग्राफी से शुरू करने वाला हूँ। हमारा टारगेट है हर एक वीडियो में या 2-3 वीडियो के सेट में मैं एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा। और अगले 2 हफ्ते अगर आप अच्छे से मेरी रिड्यूस सिलेबस की वीडियोस देख लेंगे तो आपको ज्योग्राफी के लिए एकदम गारंटी, आप एकदम निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ कवर कर दूंगा। और पूरे चैप्टर में भी सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं नोट कराऊँगा, नोट्स भी दूंगा, और आपको सब कुछ एक ही इसी वीडियो में ही, वो आप चैप्टर की वीडियो देख लें, मतलब आपका चैप्टर कंप्लीट। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर होता है और सबसे आसान चैप्टर होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा कम पढ़ना पड़ता है। सबसे कम पढ़ेंगे उसमें आप और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग, तो वो चैप्टर है आपका ट्रांसपोर्ट। तो हम लोग आज ट्रांसपोर्ट से शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो जो भी पेज में पढ़ा रहा हूँ उसकी जो एक फ़ोटो होगी वो मैं इसी स्क्रीन पे राइट में लगा दूंगा, तो आप लोग उसी से रिलेट कर लीजिएगा और क्या क्या है। तो हम लोग पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस अभी फ़िलहाल जो मैंने कहा तो रिड्यूस सिलेबस, तो इसमें तो वैसे ही मैं इतना रिड्यूस वे में बताऊंगा कि इसमें रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है।
तो फॉर एग्जांपल पहले तो एक अच्छे नोट के साथ शुरू किया जाए तो ट्रांसपोर्ट क्या होती है, लाइफ लाइन्स ऑफ अ नेशन की कितनी अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो सब इसी पे डिपेंड करता है। हम लोग जो जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी श्रिंक कर रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो जल्दी जल्दी मैं आपको इसमें बता देता हूँ 2-3 वीडियोस में। ये पहला वीडियो है, उसके बाद जो दूसरा वीडियो आएगा, तीसरे वीडियो में पूरा चैप्टर निपट जाएगा। तो ठीक है, इंपॉर्टेंस ट्रांसपोर्ट की क्या होती है, ठीक है, मतलब ये पढ़ लें बस। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ लाइक आर्टरीज एंड वेन्स इन ए ह्यूमन बॉडी. It helps in connecting one part of the country with the other. It facilitates the movement of raw materials, fuels, machinery, etc. to the point of production and the finished goods to the point of marketing and consumption. तो ट्रांसपोर्ट आर्टरीज वेन्स जो होती हैं एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करती हैं, है ना। प्रोडक्शन जहाँ होता है फैक्ट्री से मार्केट और रॉ मटेरियल से को फैक्ट्री से पहुँचाती है, फैक्ट्री से जो फर्निश्ड गुड्स होते हैं उनको मार्केट तक पहुँचाती है फॉर प्रोडक्शन, फॉर सेल। इम्पोर्टेंस क्या होती है, अब देखिए इसमें हर पॉइंट में आपको हर ऐसे बहुत सारे होंगे तो आप सारे पॉइंट्स अगर याद करने बैठेंगे तो कभी याद ही नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्जांपल आप पॉइंट्स के साथ देखिए, आप यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, अराउंड 5 पॉइंट्स हैं। तो आप छोटे छोटे 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स तक याद कर सकते हैं, 3। तो देखिए मेरे को तो कुछ याद ही हैं, सारे ही आप याद कर सकते हैं क्योंकि ये सब काफ़ी आसान है। ट्रांसपोर्टेशन, सबसे पहले आप खुद सोचिए ट्रांसपोर्टेशन क्या है। हम लोग ट्रांसपोर्टेशन, कोई सिटी है तो अर्बनाइजेशन में मदद करेगा ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इधर उधर से मीन्स और लोग आके रहेंगे। अगर कोई सिटी है वो अच्छे से ट्रांसपोर्ट मतलब यानी फॉर एग्जांपल रोड से लिंक्ड है तो लोग आके और वहाँ पे सेटल होंगे, उनको आसानी रहेगी, तो अर्बनाइजेशन में मदद करेगा। और इंडस्ट्रियलाइजेशन मदद करेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन में कैसे, रॉ मटेरियल्स जहाँ भी मिलते होंगे, रॉ मटेरियल्स को वाया रोड्स हम लोग फैक्ट्री तक पहुँचा सकते हैं। फैक्ट्री के जो गुड्स होंगे उनको हम लोग मार्केट में सेल के लिए पहुँचा सकते हैं। तो एक पॉइंट क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेकेंड क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं भी बाढ़ आ गई, कहीं भी कुछ हो गया, तो अगर वो जगह रोड से लिंक्ड होगी तो वहाँ पे जो एड्स हैं या मतलब जो राहत बचाव की टीम होती है ना, नेचुरल डिज़ास्टर्स में कोई भी जगह पे अगर किसी को आना होगा मदद के लिए तो हम लोग, अगर अच्छा नेटवर्क होगा ट्रांसपोर्ट का तो हम लोग आए जा सकते हैं। तो 2 पॉइंट हो गया, मीन इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स और एनी टाइप ऑफ डिज़ास्टर। ओके, ठीक है। फिर एक हम लोग ये आस कर सकते हैं कि स्कैरसिटी जो गुड्स की होती है, कहीं कमी हो गई, फॉर एग्जांपल यहाँ पानी की कमी है, कहीं तेल की कमी है, तो तेल की कमी को कैसे भरपाई की जा सकती है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट द्वारा वहाँ पे चीज़ों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, तो उससे भरपाई हो जाएगी, है ना। और उसके बाद आप ये लास्ट वाला तो थोड़ा सा फिलोसफिकल कर दिया है कि अब जब रोड्स होंगी, ट्रेन होंगी, लोग एक दूसरे को जानेंगे। आप लोग देखते नहीं है ट्रेन में कोई लोग 2 लोग आए, ऐसे रैंडम लोगों में बातें चालू हो गई, फ्रेंड्स बन गए। तो लोग अगर ट्रांसपोर्ट रहेंगे तो लोग समझ लीजिए एक दूसरे से लिंक्ड रहेंगे, तो एक तरह की भाई ब्रदरहुड और फ्रेंडशिप की जो वो होगी भावना, वो भी तो उत्पन्न होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे कई सारे ट्रांसपोर्ट के माध्यम हैं, जैसे वाटरवेज, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज। तो हम लोग सबसे पहले रोड से शुरू करेंगे। थोड़ी सी हिस्ट्री जान लें। रोड बहुत एंशियंट टाइम अपने हड़प्पा, आर्यन सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन से बनाई जा रही है, ठीक है। अर्लियर एम्परर्स ने कनेक्ट कर दी थी। फिर मुगल रूलर्स वो ऑल्सो, मुगल रूलर्स तो लाइक बहुत बड़ा एवोल्यूशन लाए वो इस, मतलब अभी जो हम लोग हैं, जितनी भी हमारी थोड़ा सा मतलब डेवलपमेंट हुई है उसमें मुगल्स का काफ़ी बड़ा रोल है। शेरशाह सूरी का यहाँ पे नाम आता है क्योंकि उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी, ठीक है। इम्पोर्टेंट, वो ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से कनेक्ट करती है, मैं जहाँ भी इम्पोर्टेंट बोल दूँ वो मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हुई। रोड कहाँ से कहाँ कनेक्ट करती थी, कोलकाता टू पेशावर। ओके, तो ये सब तो बस एक तरह का वही है, रीड थ्रू है। आफ्टर 20 years ऑल्सो, आफ्टर इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस, 20-year रोड प्लान टू improve the conditions of road was initiated in 1961. Since the road network has expanded manifold, means road network जो तब था इंडिपेंडेंस के टाइम, उसके बहुत अच्छे मतलब उसके कई गुना अच्छा हो चुका है अब तक, है ना। तो एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है
ये रोड्स बनाना, हाईवे बनाना, ये सब कौन सी मेन अथॉरिटी संभालती है? तो उसका आंसर है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ मैंने बोल दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। NHAI याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक आता है सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, ओके, ठीक है। वहाँ पे कई सारी जगह आप नेशनल हाईवेज पे जाते हैं, एक्सप्रेसवेज पे जाते हैं। नेशनल हाईवे जैसे NH70, NH7, NH NH NH10, है ना। और फिर आप एक्सप्रेसवेज पे जाते हैं, पुणे एक्सप्रेसवे, आगरा यमुना एक्सप्रेसवे, कितने सारे एक्सप्रेसवे हैं, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे, है ना। अदर रोड्स में कौन सी आ गई? बॉर्डर रोड्स, उनको कोई अलग, वो भी BRO देखती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक फ्रीवेज यहाँ पे आता है। फ्रीवेज कई लोग इग्नोर कर देते हैं, फ्रीवेज इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है। फ्रीवे क्या होता है? फ्रीवे आर हाईएस्ट क्लास ऑफ कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवेज, ये डेफिनेशन आप लोग याद कर लें। फ्रीवेज क्या होते हैं? हाईएस्ट क्लास मीन्स बेस्ट क्वालिटी, वहाँ की जो रोड्स होंगी बहुत अच्छी होंगी। कंट्रोल्ड एक्सप्रेस हाईवे, ये मतलब पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ। जो फ्रीवेज है वो हाई स्पीड वेहिकुलर ट्रैफिक के लिए होता है, मतलब ऐसा ट्रैफिक जिसको मतलब कोई रोक टोक नहीं होगी। यहाँ पे आप बहुत मतलब काफ़ी अच्छी स्पीड में जा सकते हैं, काफ़ी जल्दी जा सकते हैं। एक्सप्रेस मतलब ये फ्री वे है, फ्री इसीलिए। इसमें मेन बात फॉर एग्जांपल क्या होगा, अब इस पर स्पीड ब्रेकर्स नहीं होंगे, यहाँ पे रुकता नहीं है ट्रैफिक। हाई स्पीड के लिए ही डिज़ाइन होते हैं, अच्छी रोड्स होंगी, कहीं भी गड्ढे नहीं होंगे, मतलब फॉर हाई फ्रीवेज क्या होते हैं? कंट्रोल्ड वे में। हाँ, ऐसा भी नहीं कोई बहुत ओवर स्पीड कर रहा हो, वहाँ पे लगे रहते हैं सेंसर्स ताकि जो ओवर स्पीड कर रहा हो उसका फाइन भी हो सके, लेकिन कंट्रोल्ड वे में जनरली ये हाई स्पीड वेहिकुलर ट्रैफिक के लिए होता है। तो आप याद कर लेंगे, नो स्पीड ब्रेकर, ठीक है। दोनों फ्रीवेज का नाम याद कर लीजिए बस, ईस्टर्न फ्रीवे और वेस्टर्न फ्रीवे, इतना काफ़ी होगा। इसमें बहुत सारा पैराग्राफ है लेकिन आपको इतना ही करना है। नेशनल हाईवेज का देख लें। नेशनल हाईवेज क्या होती है? जो हम लोग मेन रोड्स हैं, जो मेन रोड्स होती हैं, मतलब जो गली वली होती हैं वो नहीं, जो मेन रोड्स होती हैं जिसमें हम लोग जनरली चलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड होती हैं, कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी को हम लोग जो है नेशनल हाईवे कहते हैं। आपने देखा होगा कई जगह NH7, NH10 ये सब कितनी जगह लिखा रहता है, वो नेशनल हाईवे होता है। वो उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है उसको, कि वो NHAI क्या करता है। NHAI किसके अंडर आता है भैया? NHAI है, नेशनल है, तो नेशनल लेवल पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी ना। बाकी रोड मैंने बता ही दिया था, मेन रोड्स विच आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आर रोड एंड नेशनल हाईवेज, दे आर मेन हाईवे रनिंग थ्रू लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। मीन्स अराउंड ये बता दें आपको, ये काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली हाफ जो परसेंटेज है पूरे ट्रैफिक का, वो यही हैंडल करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। सो हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, जहाँ मैंने इम्पोर्टेंट बोला बहुत इम्पोर्टेंट है। NH नेशनल हाईवे कौन सा इंडिया का सबसे लंबा है? तो ये काफ़ी आसान है याद करना। NH7 कितना है? 7770 किलोमीटर्स, 7770 किलोमीटर्स। टोटल लेंथ कितनी है अराउंड अप्रॉक्सीमेटली नेशनल हाईवेज की इंडिया में? 1 लाख किलोमीटर। इवन दो जो नेशनल हाईवेज हैं वो पूरे रोड के, हमारे पूरे जो रोड सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसका सिर्फ 1.7% रिप्रेजेंट करता है। तब भी वो मैंने बोला अप्रॉक्सीमेटली 50 मतलब 40%, अप्रॉक्सीमेटली 40% जो कि ट्रैफिक होता है उसको हैंडल यही करते हैं। इवन दो वो 1.7% ही हैं पूरे रोड्स का, पूरे इंडिया में रोड्स का। देखिए कई जगह आपने पढ़ा होगा नेशनल हाईवेज की, अरे ये तो 8 लेन है, ये 4 लेन है ना। तो जनरली इन केस ऑफ सिंगल लेन, जब सिंगल लेन होती है मतलब एक तरफ वन वे, मतलब एक तरफ आने का एक तरफ जाने का, सिंगल लेन में सिंगल लेन हमेशा थोड़ी बड़ी होगी। सिंगल लेन हम लोग, अगर आप इसको रिलेट कर सकते हैं रियल लाइफ से, तो सिंगल लेन जो होगी वो हमेशा कितने की होगी? 3.75 मीटर्स की। जहाँ मल्टी लेन होती है, लेकिन फॉर एग्जांपल एक तरफ से आने का है एक तरफ जाने का है, तो आने जाने में भी कई सारे लेन बनती हैं, वो सिंगल लेन होगी तो 3.75 होगी मीटर्स की, और डबल लेन होगी तो 3.5 मीटर्स की एक लेन होगी, मतलब 3.5 मीटर्स, ठीक है।
The traffic on national highway has been growing due to industrialization in our country. The government is taking steps to utilize. तो ये बड़े important है. What are those steps? क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है to maintain the traffic that is going on national highways? तब उसको एक हद में रखे, कि एक लिमिट से ऊपर क्रॉस ना होने दे. तो कुछ मॉडिफिकेशंस वो कर रही है गवर्नमेंट जो है, ताकि ये जो ट्रैफिक है इतना ज़्यादा ना रहे. और वो क्या मॉडिफिकेशंस है, ये पॉइंट टू पॉइंट आपको याद करना है. फर्स्ट पॉइंट वाइडनिंग ऑफ रोड्स. वो रोड को वाइडन कर रही है, सिंगल लेन को मल्टी लेन बना रही है. सेकंड क्या है, ग्रेड सेपरेशन. ग्रेड सेपरेशन का क्या मतलब होता है ना, मोटर बाइक्स के लिए अलग, हाई स्पीड वेहिकुलर ट्रैफिक के लिए अलग, चलने वालों के लिए अलग. वैसे चलने कहाँ, मतलब मैं सिर्फ NHAI की बात कर रहा हूँ, नेशनल हाईवे की. तो जो हाई स्पीड वेहिकुलर ट्रैफिक हैं वो अलग, ट्रक के लिए अलग, टू व्हीलर के लिए अलग. तो ऐसे है ना. कंस्ट्रक्शन ऑफ बाईपासेस, बाईपास तो आप जानते ही हैं, और ब्रिजेस, रेलवे क्रॉसिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा करके ब्रिजेस ऊपर से बना रही है. कुछ लोगों को इधर जाना है, सारे लोग इधर जा रहे हैं, कुछ लोगों को दूसरी ही जगह जाना है तो ब्रिज से चले जाएं, ऐसा. NHAI Authority of India was constituted in 1988. Very important. When NHAI, what is NHAI? है ना. From which center is it handled and when was it constituted? Important चीज़ है, ठीक है. It was made maintenance national highways. It was made operational in February 1995 and currently undertaking the activities under National Highway Development Project. Important. What is NHAI and what is NHDP? Means the NHAI is undertaking, means surveying a developmental project type. What is it? National Highways Development Project. Under this project, they are building roads, maintaining it, and whatever thing concerned. All the phases combined together aimed at improving more than 25,000 km of aerial routes of national highways. So as you can see here on the screen, the green box. So this box is very big, but you have to learn just a few things in it, not all. So guys, as you can see in this green box, there are two subheadings, the two projects that are being discussed, that are undertaken by NHAI. The first is Golden Quadrilateral. We just have to read the first 5 lines. The Golden Quadrilateral मतलब means कौन सी जगहों को ये गोल्डन क्वाड्रिलैटरल कनेक्ट करता है. क्वाड्रिलैटरल मतलब क्या होता है, क्वाड्रिलैटरल मतलब होता है 4 जगहें, 4 प्लेसेस को 4 लाइंस वाला कोई भी फिगर क्वाड्रिलैटरल कहलाता है. तो ऐसे ही 4 पॉइंट्स कनेक्ट करता है ये गोल्डन क्वाड्रिलैटरल. तो वो कौन सी 4 जगहें हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई. ठीक है. बाकी सब याद नहीं करना. और जो मेन इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं आपको सिर्फ वो भी मैक्सिमम 3 याद करने, 4 दिए हैं आप, मैं तो कहूँगा 2 याद करें, लेकिन 3 याद कर लीजिएगा आप लोग. फर्स्ट तो मुझे तो सारे याद ही रह गए हैं, है ना. इट कनेक्ट्स ऑल द मेजर सिटीज़. तो आप जानेंगे आगे आप लोग जानेंगे कि सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट भी चेन्नई में है, सबसे लार्जेस्ट बॉम्बे में है. तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ हो गई, इंपॉर्टेंट मेट्रोपोलियन सिटीज़ हो गई, है ना. तो उनको कनेक्ट करता है, पहली बात. तो दूसरी बात, इट प्रोवाइड्स एन इम्पेटस फॉर टू ट्रक ट्रांसपोर्ट थ्रू इंडिया. ट्रक कहाँ होती है, ट्रक छोटी मोटी जगह नहीं चलती है. किसी को गाड़ी ट्रांसपोर्ट करानी है, किसी को बहुत सारा जो लगेज है वो ट्रांसपोर्ट कराना है, तो वो पूरा एक सिटी से बहुत दूर अलग स्टेट टू स्टेट चलेगी. तो ये कई सारे स्टेट से गुजर सकती है, जहाँ पे ऐसा ही नहीं कि चेन्नई और कोलकाता से जा रही है, तो बहुत सारी चीज़ें ही पड़े हैं बीच में. तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रक जा सकती है और मेन सिटीज़ को भी लिंक करती है. नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्टर्न कॉरिडोर में क्या है आपको बस याद करना है. जनरली इसमें मेन चीज़ क्या है, मैं सिर्फ इसमें मेन चीज़ बताऊंगा, आपका पूरा पेपर निकल जाएगा. नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में बस नॉर्थ साउथ को कॉरिडोर जो है वो कहाँ से कहाँ को कनेक्ट करता है, ईस्ट वेस्ट कहाँ से कहाँ को कनेक्ट करता है, उनकी लेंथ आप लोग एक बार देख लीजिएगा. हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आती नहीं है, पर एक बार आप देख लीजिएगा. तो नॉर्थ और साउथ कहाँ से करता है, श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में है, टू कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है, विच इज़
4076 kilometers. And what about ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर? ईस्ट में जो हो गया आपका सिलचर हो गया, सिलचर जो कि असम में एक जगह है, और वेस्ट में पोरबंदर इन गुजरात। टोटल लेंथ रोड 3640। तो ज़्यादा लंबा कौन सा है? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। अब जो हैं ये सब नेशनल हाईवेज हो गए। एक्सप्रेस हाईवेज क्या होते हैं? एक्सप्रेस हाईवेज 6 to 8 लेन हो सकते हैं। क्या बताया था? एक लेन जब मल्टी लेन हुआ कितनी विड्थ होगी? 3.5 मीटर्स विदाउट एनी ट्रैफिक और रोड ब्रेकर्स। क्यों? बिकॉज दे आर ऑल्सो फॉर हाई स्पीड व्हीकुलर ट्रैफिक। दे नेवर प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ हिंड्रेंस to the vehicular traffic, means hindrance free traffic can travel on express highways. So there are some examples discussed. What are those? Agra Lucknow expressway. Some important things to be marked. What are those? It is 6 laned. Very important. These points are just to be marked. 6 laned, 302 kilometers. How much? I have traveled a lot on this particular express highway, so I know it is about 300 kilometers. 302 as it is accurate written. 6 laned, and there are about 6 points given. You have to learn about 3 points at least. So what are those 3? I will recommend those points that I learned. So the first one, it has reduced the time travel between Agra and Lucknow to just 3.5 hours, around 3.5 hours instead of 7 hours. Okay. Next, the expressway will have automatic traffic management systems aimed at reducing road accidents and helping at even in the time of fog. Automatic road traffic management systems, very advanced type of systems. And the last point, third point, it is 6 lane, but the space is left, so it can be also modified to 8 lane. Okay, so now we will see the Yamuna expressway. So guys, इस वीडियो के लेक्चर को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको सब पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम यमुना एक्सप्रेसवे करके सारे एक्सप्रेसवे डिस्कस करेंगे। उसके बाद रेलवेज भी जाएंगे, और आगे चैप्टर अगली 3 या मतलब 2 वीडियोस आगे और फिर पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। और आपको एकदम श्योरली लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। चलिए, टेक केयर एंड बाय बाय, कीप सपोर्टिंग।